Hello student, in online classes I am here with chapter chemical reactions and equations. In this series, this is my first lecture, covers topic observations that help us to determine whether chemical reaction is taken place or not. These are the few observations: change in state, change in color, evolution of gases, and fourth one is change in temperature. सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी रिएक्शन में सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड वैक्स चेंजेस टू लिक्विड वैक्स। अगर किसी भी रिएक्शन में सॉलिड किसी भी तरीके से, चाहे हमारी फिजिकल स्टेट में चेंज आए या केमिकल स्टेट में चेंज आए, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कभी कभी किसी रिएक्शन में सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस। इन दिस एग्जाम्पल, नेप्थलीन बॉल्स ऑन हीटिंग change into naphthalene vapor directly. In this reaction, we also can say that the reaction has taken place. In the same way, in second observation, change in color. Change in color का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारा आयरन का कोई भी आर्टिकल जो ब्लैक कलर का है, इसे अगर हम मॉइस्चर में रखेंगे कुछ समय के लिए, तो ये जो आयरन का आर्टिकल है इसके कलर में चेंज आता है। ये ब्लैक कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। इस एग्जाम्पल के अलावा अगर हम डेली यूजेस में बात करें तो कोरोजन भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोरोजन की प्रोसेस में हमारे कोई भी मेटल का आर्टिकल, चाहे जिंक हो, ब्रास हो, नॉर्मल सिल्वर हो, सिल्वर, गोल्ड, टाइम के साथ अपनी जो शाइन है, इनकी शाइन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी मेटल जिसके कलर में चेंज आए, चाहे रैंडम चेंज आए, चाहे वो टाइम के साथ चेंज आए, इससे हम बोलते हैं चेंज इन कलर। ये भी हमारा इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हियर हमने एक चीज देखी, यहां पे स्टेट में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जरूरी नहीं है कि स्टेट में ही चेंज हो। कभी कभी हम कलर के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हमें कभी कभी कुछ रिएक्शंस में गैस रिलीज होते हुए या कुछ बबल्स फॉर्मेशन दिखाई देती है। इस बेसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस से कंबाइन करेंगे तो हमारे बबल्स की फॉर्मेशन होती है। यूजुअली आप इसे घर में भी देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा, लेमन जूस, अगर हम इनको किसी भी रेशो में कंबाइन करें तो हमारे बबल्स की फॉर्मेशन होगी। ये बबल्स इंडिकेट करते हैं दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर हम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल की बात करें, आपकी बुक में मेंशन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। इस एपरेटस में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है एंड जिंक ग्रेन्यूल्स लिया है, जिंक के पीसेस लिए हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमें यहाँ पे गैसेस के बबल्स दिख रहे हैं। ये जो गैस के बबल है, हाइड्रोजन गैस के बबल हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हम इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल विच प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। When react with acid, then there is formation of gas and gas रिलीज होगी और ये हमारी आइडेंटिफाई कर रही है that reaction has taken place. Now last one is change in temperature. Change in temperature में हम देखते हैं, अगर हम सेम एग्जांपल की बात करें, अगर इस एपरेटस का अगर हम टेम्परेचर रिएक्शन प्रोसीड होने से पहले देखें और रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद देखें तो दोनों में काफी वेरिएशन होगा। अगर हम इस बीकर को, एम्प्टी बीकर का टेम्परेचर ले तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा और आफ्टर रिएक्शन हैज प्रोसीड इसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ये जो टेम्परेचर में वेरिएशन है ये भी इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इन शॉर्ट वी कैन से दैट चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर,
किसी गैस का रिलीज होना एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट अ रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक सिंपलेस्ट वे है किसी इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में लिखने का। हम यहां पे बात करते हैं, हमारी केमिकल इक्वेशन है A plus B changes to C. Here A plus B indicate the reactants whereas C indicate the product. In a chemical reaction, we can have any number of reactant. This positive sign indicate that the equation has any number of reactant, maybe only one reactant, maybe A plus B 2 reactant, A plus B plus C 3 reactant, and so on. And in the same way, there can be number of product, maybe C, C plus D, and so on. Now the next topic is write a chemical equation. यहाँ पे जो हमने इसको वर्ड इक्वेशन के जो केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले हमने इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, देन हम इसे सिंबल्स के टर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम हैविंग सिंबल Mg and oxygen having symbol O2 changes to magnesium oxide. Magnesium oxide having symbol MgO. How can we say that magnesium oxide having symbol MgO? Magnesium Mg, oxygen O, magnesium having valency +2 and oxygen having valency -2. Hence we come to a formula MgO. Now the next topic is balanced chemical equation. In balanced chemical equation, we studied that number of atoms of each element remain the same before and after a chemical reaction. यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे हमारा Mg plus O2 changes to MgO. अभी हमने बात करी थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट सेम होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें Mg के 1 एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, इन द सेम वे प्रोडक्ट में भी Mg के 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, वेयर एज यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है। Mg having mass 24 atomic mass unit, oxygen having mass 16 multiplied to 32 atomic mass unit. MgO magnesium 24, oxygen 16. ओवरऑल यहाँ पे जो मास है ये है 14 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम रिएक्टेंट के मास को कंबाइन करें तो हमारा आंसर है 56 एटॉमिक मास यूनिट, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट का मास है वो है 40 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास में बहुत ज्यादा वेरिएशन है एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो ये रिएक्शन, ये हमारी जो अनबैलेंस इक्वेशन है, ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो हमें इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट में। इसे इक्वलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम करने होंगे। अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के 2, प्रोडक्ट के 2 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एंड प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे से हम मास कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीशियम 24 मल्टीप्लाइड टू 48, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड टू 32, हेयर 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ओवरऑल 40 एंड आंसर हमारा आया 80 एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को ऐड करें आंसर आया 80 एटॉमिक मास यूनिट।
तो हमने देखा जैसे ही हमने किसी रिएक्शन को बैलेंस किया तो इसने हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। तो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए या इसी रूल को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमारा पहला काम है किसी भी इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, देन सिंबल्स के टर्म में लिखना एंड लास्ट हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब हम इसे सिंबल्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 चेंजेस टू जिंक सल्फेट ZnSO4। ये फॉर्मूला Zn having +2 valency, sulfate having -2 valency, and formula comes ZnSO4 plus hydrogen। यहाँ पे इक्वेशन है जिंक प्लस H2SO4 चेंजेस टू ZnSO4 प्लस H2O। अब हमें चेक करना है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे जिंक के जो नंबर ऑफ एटम है ये 1 है। सिमिलरली इन प्रोडक्ट यहाँ पे 1 ही एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है। सल्फर के 1 एटम, यहाँ पे भी सल्फर के 1 एटम। ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम। हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि ऑल द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट सेम है। नाउ लेट अस ट्राई अनदर एग्जांपल। आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Rusting having formula Fe3O4 plus H2, iron having Fe। अब हम चेक करेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। इसे चेक करने के लिए हम इस टेबल के फॉर्म में भी इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट है Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। हमारे आयरन के 1 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है। इन द सेम वे नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, हमें इसको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा एंड इन द सेम वे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा इन द रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा है। तो हमारी इक्वेशन हुई 3Fe 4H2O और Fe3O4 और H2। अब हम चेक करेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आयरन के 3 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम। हाइड्रोजन के 4 to 8, 4 multiplied to 8। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के ओनली 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी 4 to 8। अब हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। 3Fe plus 4 molecule of H2O changes to Fe3O4 plus 4 molecule of H2O। अब ये रिएक्शन अगर आप कैलकुलेट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी कंप्लीटली फुलफिल होगी या कंप्लीटली सेटिस्फाई होगी। इस बैलेंसिंग के टर्म में हम लास्ट चीज की बात करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारा पहला चीज है हमको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप है हमको उसी वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स के टर्म में लिखना है। थर्ड स्टेप है हमें उस रिएक्शन को बैलेंस करना है एंड लास्ट स्टेप है हमें उस रिएक्शन में सिंबल्स यूज करने हैं, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ये जो राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसी भी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाती है। जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में लिखा है Fe 4 molecule of H2O, Fe3O4 4 molecule of H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट भी मेंशन की है, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैसेस स्टेट। तो ये जो इक्वेशन जो हमारा
हम जानते हैं जो वाटर है, वाटर 3 स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हमने यहाँ पे गैस मेंशन किया है, इससे ये रिएक्शन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारा वाटर गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में होगा तभी ये आयरन से रिएक्ट कर सकता है। इन द सेम वे किसी भी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस को भी मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन, वो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट। ये 3 कंडीशंस भी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाती है। इस सब के अलावा यहाँ पे एरो का भी काफी यूज होता है। किसी क्वेश्चन में ये एरो हमारे इंडिकेट करता है कि कोई गैस रिलीज हो रही है। इन द सेम वे अगर हम इस एरो को नीचे की साइड बनाएं तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो भी हमारा सॉल्ट है ये प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब सेटल डाउन हो गया है रिएक्शन में। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, CO + 2H2 चेंजेस टू CH3OH। यहाँ पे इन्होंने स्टेट के अलावा यहाँ पे 340 ATM मेंशन किया है। ये 340 ATM हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिएक्शन में प्रेशर की कंडीशन को सिग्निफाई कर रहा है। इन द सेम वे हम नीचे वाली रिएक्शन में बात करें, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 + 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O चेंजेस टू C6H12O6 एक्वस 6O2 एक्वस 6H2O लिक्विड। ये एक्वस क्या इंडिकेट करता है? एक्वस इंडिकेट करता है एक्वस सॉल्यूशन को। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है किसी भी चीज का, किसी भी कंपोनेंट का वाटर में सॉल्यूशन। जैसे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर में हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो हम बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का वाटर में सॉल्यूशन। तो एक्वस का मतलब होता है किसी भी चीज का वाटर में क्या सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमने इस रिएक्शन में बात करी, यहाँ पे ये रिएक्शन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हो रही है तो यहाँ पे लिखा है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये दोनों कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड नहीं होगी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं किसी भी सिंबल में फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या कोई भी कंडीशन जो हम यूज करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगी। तो रिएक्शन को और भी ज्यादा ढंग से बताने के लिए हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। अब लास्ट में हम जितना भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सिंबल्स के टर्म में आपको गिवन है। अब आपको इसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे देखना है कि कौन रिएक्शन बैलेंस है, कौन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होगी वो सही है, लेकिन जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के टर्म में लिखा है। तो इसमें आपका पहला काम होगा इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स के टर्म में चेंज करना, उसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 का ए एग्जाम्पल लिया है। इसमें हमने देखा है, यहां पे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हैविंग +2 वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड -1। यहां पे फॉर्मूला बना CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चेंजेस टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम +2 वैलेंसी, कार्बोनेट हैविंग -2 वैलेंसी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना CaCO3 + H2O। सबसे पहले हमने वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स के टर्म में चेंज किया। अब आपका काम है इसको बैलेंस करना। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को इस वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे और लास्ट में हम उसे सिंबल के टर्म में चेंज करेंगे और हम लास्ट में उसे बैलेंस करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले वर्ड सिंबल के वर्ड इक्वेशन के टर्म में चेंज करेंगे। हाइड्रोजन गैस
कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फिर हम इसे सिंबल्स के टर्म में लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस टू गिव अमोनिया। अमोनिया भी गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, तो हमने जी यहाँ पे मेंशन किया है। अब लास्ट स्टेप है, आपको इसको बैलेंस करना है। मैंने यहाँ पे बैलेंस किया है, आप इसे चेक कर लें। एलिमेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के हैं 2, नाइट्रोजन भी है 2, प्रोडक्ट में है 3 एंड 1। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा, नाइट्रोजन को 2 से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने रिएक्टेंट में 1 से मल्टीप्लाई करा और ये पूरी रिएक्शन इस फॉर्म में चेंज हो गई। एंड लास्ट फाइनल आपका रिजल्ट आया 3 molecule of H2 plus N2 changes to 2 molecule of NH3। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।